गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज जेनेटिक्स पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म की बात की थी, यानी कि हिस्ट्री भी बताया था। पूरी हिस्ट्री हमने डिस्कस कर ली। ये भी बात की थी हमने कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल कहे जाते हैं, यानी कि सबसे पहले जेनेटिक्स में कोई किसी ने अगर सबसे पहला ऑथेंटिक वर्क किया तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया, और इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि, और हम बात कर चुके हैं कि मेंडल ने जो वर्क किया था वो पी प्लांट यानी कि गार्डन पी पाइसम सेटाइवम पर किया था। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि क्या रीज़न था कि मेंडल ने केवल पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया, आम को भी सेलेक्ट कर सकते थे, मनुष्य को भी जेनेटिक्स के लिए सेलेक्ट कर सकते थे, किसी दूसरे एनिमल को भी सेलेक्ट कर सकते थे। तो उसके कई रीज़न हैं और वो रीज़न आपको आंसर में देने भी होते हैं। देखते हैं क्या क्या रीज़न बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। तो पी प्लांट जो होता है, इस पी प्लांट में मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्या? मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब आप कहेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर, यानी कि एक फ्लावर है, ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप पढ़ भी चुके हैं पहले कि अगर फ्लावर है तो फ्लावर एक तो रेड होता है और दूसरा वाइट होता है, यानी कि फ्लावर है और दोनों के कैरेक्टर, इसी एक ही फ्लावर के कैरेक्टर दो प्रकार के होते हैं, रेड और वाइट। यानी कि अब इस पर स्टडी करना आसान हो गया। अगर प्लांट की हाइट है तो हाइट इसकी टाल भी होती है और ड्वार्फ भी होती है, यानी कि लंबा भी होता है और बौना भी होता है। तो इसे कहते हैं एक ही लक्षण के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। यानी कि एक क्या है, ये एक कैरेक्टर है कलर, और कलर में ये दोनों क्या है आपस में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये क्या है, एक कैरेक्टर है हाइट, और हाइट के ये दोनों टाल और ड्वार्फ क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो पी प्लांट में मेनी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर मेंडल ने डिस्कस किया था। हम वो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात आगे करेंगे। पहले देख लेते हैं इनका जो लाइफ स्पान होता है, यानी कि लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल, वो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए, यानी कि 2 to 4 मंथ लगभग इनका लाइफ साइकिल होता है। यानी कि बहुत ही आसानी से सीड को ग्रो कराएंगे, ग्रो कराने के बाद में 4 महीने में ही के बाद में ही नेक्स्ट सीड हमको मिल जाएगी और नेक्स्ट जनरेशन की स्टडी करने को मिल जाएगा। सपोज़ करिए कि अगर ये ह्यूमन पर वर्क करते तो पता लगता कि एक ह्यूमन बर्थ लेने के बाद में, एक जनरेशन बर्थ करने के बाद में ये करीब 14-15 साल के बाद में तो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन करने के बाद में फिर 14-15 साल, यानी कि मात्र 2 से 3 जनरेशन, मैं अधिकतम 2 से 3 जनरेशन में स्टडी कर पाते, बाकी तो इन्हीं की डेथ हो जाती। तो ऐसे प्लांट को सेलेक्ट किया जो कम समय में उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए और कई जनरेशन तक इनकी स्टडी की जा सके। नेक्स्ट, इनका जो फ्लावर होता है वो क्लिस्टोगैमस होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, प्रेजेंस ऑफ क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब फ्लावर इनका इस प्रकार से पैक होता है कि केवल और केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही संभव हो सकता है नेचुरली। अगर नेचुरली बात करें तो फ्लावर में केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियली यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो नेचुरली होता ही होता है। और यदि हम आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल, तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। आपको पता ही है कि आप फ्लावर की स्टडी कर ही चुके हैं। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये ओवरी होती है, स्टिग्मा, और उसके बाद में एंथर
लगे होते हैं, स्टेमन लगे होते हैं। उसके बाद में कैलिक्स और करोला। तो करोला जो इनका है इस प्रकार से ये कवर्ड होता है पूरी तरीके से कि बाहर से कोई पॉलिनेशन नहीं हो सकता, यानी कि कोई पॉलन ग्रेन यहाँ पर नहीं आ सकता, यहीं से उड़ करके आएगा, दूसरा नहीं। लेकिन यदि हम आर्टिफिशियली इसको खोल दें, हटा दें करोला को, तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सकता है। तो एक फीचर ये हो गया कि फ्लावर कैसा होता है, क्लिस्टोगैनस होता है। नेक्स्ट, इजिली हैंडलिंग ऑफ फ्लावर। ऐसे समझ लीजिए कि प्लांट इतना बड़ा नहीं होता कि वहाँ तक मनुष्य ना पहुँच सके। प्लांट छोटा होता है और आसानी से, और फ्लावर भी आसानी से देख करके, इतना फ्लावर छोटा भी नहीं है कि उसको जो है नेकेड आई से ना देखा जा सके। यानी कि फ्लावर जो है ये आसानी से हैंडल किया जा सकता है। हैंडल का मतलब आसानी से उसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता है। सपोज करिए कि प्लांट इतना बड़ा होता कि पौधे पर, अभी आम का पौधा अगर ले लेते तो उसके फ्लावर आम पर चढ़ करके उसको फिर स्टडी करनी पड़ती, लेकिन पौधा छोटा है, आसानी से फ्लावर को हैंडल किया जा सकता है। फ्लावर में स्टिग्मा, स्टाइल यानी कि कार्प एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इमैस्कुलेशन भी आसानी से कराया जा सकता है। नेक्स्ट, प्लांट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड, यानी कि जो मतलब एक ही प्लांट से लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होता है। लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस होता है। तो जब ढेर सारे सीड प्रोड्यूस होंगे तो सीड को दोबारा उनको ले करके और सो करना, यानी कि फिर से जर्मिनेट करने के लिए सो कर देंगे, और जर्मिनेट करेगा, प्लांट बनेगा, यानी कि सबकी स्टडी करने के लिए अवेलेबल होंगे। और उसके बाद में कैलकुलेशन करके उनका रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। और ख़ास बात प्लांट की यह है कि एक्चुअली में हम कहते हैं कि जो हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड सीड को यदि हम बोते हैं, आज के अभी भी आप ये कहते हैं कि जो हाइब्रिड सीड है, और हाइब्रिड सीड को यदि हम बोते हैं तो हमें उपज अधिक मिलती है। लेकिन हाइब्रिड सीड को बोने के बाद में डेवलप हुआ प्लांट, और प्लांट के बाद में हमको ये मिलता है सीड। तो ये माना जाता है कि हाइब्रिड प्लांट के द्वारा जो सीड डेवलप होती है, ये सीड दोबारा जर्मिनेट नहीं करती। लेकिन मटर के केस में जो हाइब्रिड भी निकल के आती है, वो सीड इजीली जर्मिनेट कर जाती है और नेक्स्ट जनरेशन को भी डेवलप करती है। तो ये भी एक एडवांटेजियस फीचर है इसका। नेक्स्ट, इसके बाद में हम बात करेंगे कि सक्सेस, रीज़न बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल, यानी कि रीज़न बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल। मेंडल सक्सेस क्यों हुई? ऐसा नहीं है कि मेंडल से पहले, ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले किसी ने जेनेटिक्स पर वर्क नहीं किया था। कई लोगों ने वर्क किया, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हो पाया। किसी ने एथेंटिक पास्टुलेट्स कोई नहीं दे पाया, किसी ने कोई एथेंटिक लॉ नहीं दिया। मेंडल ही क्यों दे पाया? इसके कई रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये कि मेंडल ने एक समय पर एक ही कैरेक्टर की स्टडी की, यानी कि जो हमने बताया कि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की मेंडल ने स्टडी की। इस 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर, जैसे कि एक बार यदि सीड को शो किया जा रहा है तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को स्टडी की, या फिर 2 कैरेक्टर। अगर एक कैरेक्टर की स्टडी कर लेते हैं तो इसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यदि 2 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो इसको कहा जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जब सीड को शो करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 7 कैरेक्टर पढ़ेंगे, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सीड जर्मिनेट करेगा, प्लांट बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट की हाइट ही दिखेगी, बाकी चीज़ें नहीं दिखेंगी। 7 कैरेक्टर, सभी कैरेक्टर दिखेंगे। लेकिन मेंडल ने ये चालाकी की कि एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जाए, या फिर केवल 2 कैरेक्टर की स्टडी की जाए। बाकी कौन से कैरेक्टर कैसे दिख रहे हैं, क्या हैं, उनको इग्नोर किया। इसीलिए
कैरेक्टर का ओवरलैपिंग के चांसेस कम हो गए और लिंकेज नहीं मिला। लिंकेज आगे चल करके आप लोग पढ़ेंगे। तो यही वजह रहा कि सबके सारे कैरेक्टर इनको आसानी से मिलते चले गए और इन्होंने ये स्टडी करके सफलता प्राप्त की। उसके बाद में ग्रेगर जॉन मेंडल एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे, यानी कि ये मैथ के जानकार थे। इनको बायोलॉजी या जेनेटिक्स किसी बायोलॉजी की जानकारी नहीं थी, लेकिन ये जो कुछ डाटा मिलता गया उसको कैलकुलेट करते गए। कैलकुलेट यानी कि डाटा को एनालाइज करना और कैलकुलेट करना इनके लिए बड़ी आसान की बात रही। ऐसे समझ लें कि जितने भी सीड इनको मिलते चले गए, जितने एक जनरेशन में जितने भी सीड मिले उन सीड का कैलकुलेशन, सीड को शो किया, फिर प्लांट में जो कैरेक्टर मिला उनको डाटा को एनालाइज कैलकुलेट करके लिख लिया। लिखने के बाद में उनको एनालाइज करके और अपने रेशियो यानी कि अनुपातिक यूज तक पहुँचे। तो क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन अच्छे से किया, इसी वजह से ये भी पहुँचे वहाँ तक। और तीसरी बात हम ये कर लेते हैं कि जो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो चूज़ किया था, ये लकी थे कि जो भी कैरेक्टर एक साथ में, अगर जो ये डाई हाइब्रिड यानी कि 2 कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पर, यानी कि जैसे आपको पता है कि ह्यूमन में क्या कहते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि जो 7 पेयर कैरेक्टर थे, ये सभी कैरेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, न कि एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते थे। तो इसीलिए इनकी स्टडी और भी आसान हो गई। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन थे, और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देख लेते हैं। आइए, कैरेक्टर में सबसे पहला कैरेक्टर तो स्टेम हाइट ही ले लीजिए। स्टेम हाइट था और हाइट में इन्होंने डोमिनेंट क्या देखा कि टॉल डोमिनेंट है और रिसेसिव ड्वार्फ है, यानी प्रभावी और अप्रभावी। आप इसे कहते हैं प्रभावी और इसे कहते हैं अप्रभावी। प्रभावी और अप्रभावी को आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक प्रभावी को, जैसे अगर हम टाल की बात करें तो हम इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी को ऐसे समझ लीजिए कि दोनों अगर एक साथ आ जाएं, एक मान के चलिए कि एक मैन है जो प्रभावी है और एक मैन है जो अप्रभावी है, लेकिन दोनों अगर एक साथ आते हैं तो क्या होता है कि यदि एक किसी छोटे मनुष्य के सामने, किसी ऑर्गेनिज्म या छोटे मनुष्य के सामने कोई बड़ा हैवी बॉडी बिल्डर ऑर्गेनिज्म खड़ा हो जाए तो छोटा वाला पीछे छुप जाता है, दिखता नहीं है, बट इट इज स्टिल देयर। वो है लेकिन दिखता नहीं है। तो प्रभावी कौन हुआ? जो आगे दिखता है। ठीक उसी प्रकार से ये स्टेम हाइट का ये जो टी है, यानी कि ये जीन है, ये भी जीन है। एक प्लांट में दोनों जीन एक साथ होते तो हैं, कैपिटल टी भी होगा, स्मॉल टी भी होगा, लेकिन कैपिटल टी वाला अपना कैरेक्टर शो करेगा, दिखाएगा, लेकिन स्मॉल टी वाला अपना कैरेक्टर नहीं दिखाता है, क्योंकि ये रिसेसिव है, अप्रभावी हो जाता है इसके उपस्थित। यानी कि जब लंबा प्रभावी दिख रहा है तो उसके सामने ये नहीं दिखा पाता। जब कभी इनसे ये अलग होगा और अलग हो करके अपने जोड़ीदार के साथ पहुंच जाएगा, यानी स्मॉल टी के साथ पहुंच जाएगा, तो ये अपने कैरेक्टर को शो करता है। तो ये रहा प्रभावी और अप्रभावी या डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट। फ्लावर कलर में वायलेट या रेड, ये कलर कैसा होता है? डोमिनेंट होता है। और वाइट कैसा है? रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल का या प्लांट के टिप पर या टर्मिनल पोजीशन पर लगने को उसे टर्मिनल फ्लावर कहते हैं।
और यदि किसी लीफ के एक्सिल में, यानी कि जहाँ से प्लांट की ब्रांचेज निकलती हैं वहाँ एक्सिल पे अगर लगे, एक्सिस पर लगे, तो उसे कहा था एक्सियल फ्लावर। तो जो एक्सियल फ्लावर है वो डोमिनेंट है और टर्मिनल फ्लावर कैसा है, रिसेसिव होता है। पॉड शेप यानी कि मटर की जो फली है, इन्फ्लेटेड यानी कि फूली हुई, डोमिनेंट होती है। कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी सिकुड़ी हुई जो होती है वो रिसेसिव है। पॉड का कलर यानी कि फली का जो कलर है ग्रीन डोमिनेंट होता है, येलो रिसेसिव होता है। और सीड शेप, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, सीड शेप, सीड शेप यदि राउंड है तो डोमिनेंट है, और रिंकल्ड यानी सिकुड़ा हुआ है तो वो कैसा है, रिसेसिव है। सीड का कलर येलो है तो डोमिनेंट है, और ग्रीन है तो कैसा है, रिसेसिव है। इस प्रकार से अगर आप ध्यान दें तो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज़ किए। 7 पेयर, ध्यान रखिए, 7 ये 7 ये, 7 पेयर, इसका मतलब 14th ब्रीडिंग वैरायटी। ध्यान रखिए कितने, 14th ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कंपटीशन में पूछा जाता है, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज हैव बीन मेंडल यूज्ड। तो कितने, 14th ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, क्योंकि ये अपने लिए ट्रू है। ड्वार्फ है तो बौना है, लेकिन वो अपने कैरेक्टर के लिए ट्रू है, प्योर है। वाइट है तो अपने कैरेक्टर के लिए प्योर है, ठीक उसी प्रकार से ये भी अपने कैरेक्टर के लिए प्योर है। तो मेंडल ने कितने, 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ को यूज़ किया। स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, और इनका बार बार नाम आता रहेगा, इसलिए आप इसको समझिए। पहला टर्म है जीन। टर्म जीन को जॉनसन ने दिया था, जॉनसन ने जीन शब्द का इस्तेमाल किया। एक्चुअली जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, इसी को जीन को मेंडल ने कहा था फैक्टर। ये आपको जब हम पढ़ाएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो उसी में बताएंगे। तो जीन को ही मेंडल ने फैक्टर टर्म यूज़ किया था, और जॉनसन ने इसी को कहा कि ये जीन है। जीन शब्द का इस्तेमाल किसने किया, जॉनसन ने किया। अब ऐसा माना जाता है कि एक जीन एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, वन कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। और ये भी समझ लें कि प्रत्येक जीन बने होते हैं किसके, डीएनए का। जीन ही क्या, पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स ही डीएनए का बना होता है। तो इसलिए डीएनए का कोई छोटा सा टुकड़ा है जो एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, और उसी को हम कहते हैं जीन। और यदि आपको ये तो पता ही है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, तो अगर पेयर में क्रोमोसोम है तो कहीं यहीं पर कहीं जीन लोकेटेड होगा। पिछले लास्ट ईयर में आपने जो है स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जब पढ़ा है तो उसमें कुछ माला की मोतियों के नुमा स्ट्रक्चर्स मिले होंगे जिनको कहा जाता है जीन्स सिचुएटेड होते हैं। अब ध्यान रखिए कि दोनों ये जीन्स आमने सामने बिल्कुल एक ही फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं, और जो इनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है वो कहलाती है लोकस। तो कुल मिलाकर के जीन क्या है, डीएनए का छोटा टुकड़ा है जो एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। कहने का मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कि जीन आर द स्मॉलेस्ट पार्ट या स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइन ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। इसके बाद में शब्द आता है एलील एंड एलीलोमा। एलील क्या है, इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट डिटरमाइन ए पर्टिकुलर ट्रेट। ऐसे समझ लें आप। मेंडल्स में पढ़ते हैं, मेंडल ने इस पर काम किया था मटर के पौधे पर, और मटर के पौधे पर एक मटर का पौधा जो टाल था जिसके लिए हम कैपिटल टी इस्तेमाल करते हैं, और एक ड्वार्फ था जो इसको हम के लिए हम स्मॉल टी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये दोनों कैपिटल टी ये ड्वार्फ के लिए और ये टाल के लिए। लेकिन टाल और ड्वार्फ ये दोनों हैं क्या, एक्चुअली ये दोनों एक ही कैरेक्टर हैं जिसे आप हाइट कहते हैं।
प्लांट की हाइट, यानी कि एक ही कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब एक ही कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को टाल को डिटरमाइन करने के लिए जो जीन है वो कैपिटल टी है, और ड्वार्फ को डिटरमाइन करने के लिए जो जीन है वो स्मॉल टी है। ये दोनों एक्चुअली यदि हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्रोमोसोम पर ऐसे समझ लें कि अगर इसी फिक्स्ड पोजीशन पर इधर कैपिटल टी होगा तो फिर यहाँ पर स्मॉल टी होगा, यानी कि दोनों की पोजीशन बिल्कुल हूबहू आमने सामने फिक्स्ड होती है, समान होती है। अब हमने कहा अल्टरनेटिव फार्म ऑफ जीन, ये दोनों एक दूसरे जीन एक ही जीन के अल्टरनेटिव फार्म हैं, इसीलिए कैपिटल टी स्मॉल टी का एलील हुआ और स्मॉल टी कैपिटल टी का एलील हुआ। अब दोनों के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कैरेक्टर, यानी कैपिटल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कैरेक्टर टाल और स्मॉल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कैरेक्टर ड्वार्फ, ये दोनों कहलाते हैं एलीलोमॉर्फ। इसका मतलब हम अब डिफाइन करेंगे अल्टरनेटिव फार्म ऑफ जीन दैट डिटरमाइन ए पर्टिकुलर ट्रेट। इसको जब एक की हम बात करते हैं तो उसे ट्रेट कह देते हैं, TRAIT, ट्रेट कहते हैं, यानी कि तो ये क्या हो गया एलील, और इसके द्वारा जो ट्रेट को डिटरमाइन किया जाएगा वो एलीलोमॉर्फ कहलाता है। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड को हम ऐसे डिफाएंगे, द प्लांट आर एनिमल दैट हैव देयर पेरेंट्स विथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि अगर कोई प्लांट है, कंट्रास्टिंग का मतलब डिफ्रेंशिएटिंग यानी कि विपरीत कैरेक्टर, यानी कि एक है टाल, और टाल के लिए आपको पता है कि जिम्मेदार कौन सा है कैपिटल टी, और एक है ड्वार्फ यानी इसके लिए जिम्मेदार क्या होता है स्मॉल टी, यानी कि दोनों एक दूसरे पेरेंट्स हैं और ये पेरेंट्स एक दूसरे के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को रखते हैं। अब इनके द्वारा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो उसमें कैपिटल टी भी होगा और स्मॉल टी होगा, यानी कि हम प्लांट आर एनिमल्स दैट हैव देयर पेरेंट्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि अगर इनके पेरेंट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रखते हैं तो ये कहलाएगा क्या हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब दोनों के कैरेक्टर को रखना, और इसी को कहेंगे ये हाइब्रिड प्लांट कहलाएगा। बेसिकली जब हम प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ का क्रॉस कराते हैं तो F1 यानी कि फर्स्ट पीढ़ी में हमें हाइब्रिड प्लांट मिलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है होमोजाइगस। और एक टर्म और है हेटेरोजाइगस। होमो का मतलब सेम और जाइगस शब्द जाइगोट से लिया गया है। आपको पता है जाइगोट्स हमेशा 2n नेचर के होते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा जाइगोट्स या ऐसा इंडिविजुअल दैट प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ गैमीट, दैट प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ गैमीट्स। अब देखें, अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी है किसी इंडिविजुअल में, और जब ये गैमीट बनेंगे तो गैमीट बनने के दौरान आपको पता है क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, यानी एक गैमीट में कैपिटल टी ये चला जाएगा और दूसरे गैमीट में भी कैपिटल टी ही जाएगा, यानी कि ये क्या कर रहा है सेम टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी अगर हम देखते हैं तो ये भी एक प्रकार का, ये भी सेम टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये दोनों कंडीशन क्या कहलाएंगी होमोजाइगस कंडीशन कहलाएंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर कोई हाइब्रिड प्लांट है जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं, इसका मतलब इसमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स बनेंगे, तो हम कह सकते हैं प्लांट दैट प्रोड्यूसेस
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट। एक तो एक प्रकार का गैमीट ये बनेगा और एक गैमीट ये बनेगा जिसमें स्मॉल टी होगा, ये कहलाएगा हेटेरोजाइगस। अब हम बात कर लेते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर की और रिसेसिव कैरेक्टर की। डोमिनेंट कैरेक्टर, देखिए जब हम एक प्योर प्लांट, ऐसे एग्जांपल में समझ लीजिए प्योर टाल, और दूसरी तरफ लेते हैं प्योर ड्वार्फ, प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ। हमें नहीं समझ लीजिए कि हमको नहीं पता है कि कौन टी है कैपिटल टी कौन स्मॉल टी, इसकी बात हम नहीं करते। लेकिन जब हम इनका क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में यानी कि पहली पीढ़ी में एक यानी कि क्या हमको मिलता है, टाल मिलता है। प्योर यहाँ पर इसलिए कहा जाता है कि यदि हम इस प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही कराएं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन ही कराएं, तो पौधा टाल ही मिलता चला जाएगा, चाहे कितनी भी जनरेशन तक हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कराते चले जाएं। यदि किसी पौधे का कैरेक्टर सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर चेंज ना हो तो वह कैरेक्टर प्योर माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से प्योर डार्फ, यदि प्योर डार्फ के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन कराएं और जनरेशन बाई जनरेशन एक ही कैरेक्टर हमें मिलता चला जाए यानी कि ड्वार्फ ही मिलता चला जाए, तो वो कैरेक्टर उस प्लांट के लिए प्योर माना जाता है। इसे प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग प्लांट भी कहा जाता है। अब देखें यहाँ पर हमने प्योर टाल लिया, प्योर डार्फ लिया, लेकिन F1 जनरेशन में मिला क्या, टाल। इसका मतलब ये है ये ड्वार्फ था ये टाल था, लेकिन हमें F1 जनरेशन में टाल मिला जबकि दोनों के कैरेक्टर आने चाहिए थे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टाल कैरेक्टर ड्वार्फ कैरेक्टर पर डोमिनेंट है, यानी जी F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमको मिलेगा वो कैरेक्टर कहलाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर हाइड कर जाएगा, ये ड्वार्फ कैरेक्टर हाइड कर जा रहा है, छुप जा रहा है, ये कैरेक्टर कहलाएगा रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंट यानी कि प्रभावी कैरेक्टर और रिसेसिव यानी कि अप्रभावी या अप्रबल कैरेक्टर। ऐसे समझ लीजिए कि कोई लंबा चौड़ा भीमकाय आदमी एक छोटे से आदमी के सामने यदि खड़ा हो जाए तो एक आदमी दिखाई नहीं देगा छोटा वाला, इसका मतलब जो दिखाई दे रहा है वो प्रबल है, डोमिनेंट है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो रिसेसिव है या अप्रबल है। इसके बाद में एक टर्म आता है जीनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि क्या जीन वो अपने अंदर रखता है। मान के चलिए कि किसी में कैपिटल टी स्मॉल टी है, दो में दो तो होंगे आपको पता ही है, या ऐसा भी हो सकता है किसी में कैपिटल टी हो, या ऐसा हो सकता है स्मॉल टी हो। यानी कि जो ये जीन है जेनेटिक मेकअप ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप, उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो क्या कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा। अब इस जेनेटिक मेकअप के द्वारा जो कैरेक्टर प्रोड्यूस्ड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर होगा, टाल कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है, टाल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ड्वार्फ कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है। तो जो कैरेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द जीन्स आर जेनेटिक मेकअप आर कॉल्ड फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन या फिनोटाइप कहा जाता है। तो बच्चों ये समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट आगे चैप्टर का आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, जिसके आधार पर मेंडल ने 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेसिस है, उसको भी हम आगे चल करके स्टडी करेंगे। फिलहाल इतना आप लोग समझें, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछें।